मूवी वहीं से शुरू होती है जहां से इस कहानी की पार्ट 1 को एंड कर दिया गया था, जहां पर हम लूजर्स क्लब के बच्चे को देख पाते हैं जो कि पेनीवाइज को हराने के बाद एक एक ब्लड ओथ लेते हैं, जिसमें अब वे सभी बच्चे मिलकर प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि अगर पेनीवाइज 27 सालों बाद दोबारा से वापस यहाँ पर आया तो वो सभी लोग फिर से एक होकर उसका मुकाबला करेंगे और इस बार वो उसे जान से मार डालेंगे। अब यहाँ से सीधा इस कहानी को 27 साल आगे की तरफ मोड़ दी जाती है, जहाँ पर उसी जगह यानी डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा होता है। इसी फेस्टिवल में हमें दो बॉयज को दिखाया जाता है जिन्हें दूसरे बॉयज परेशान उससे छेड़छाड़ कर रहे थे। रात में जब वो बॉयज उस फेस्टिवल को छोड़कर अपने घर के लिए जा रहे थे, तब वो बॉयज प्लान बनाकर उन लड़कों के साथ फिर से तंग करने लगते हैं, जिससे उनमें बात बिगड़ जाती है, जिससे उन दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गया और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। मारपीट के दौरान वो लोकल बॉयज उन दोनों लड़कों को काफी इंजर्ड कर देते हैं और उनमें से एक फ्रेंड को उठाकर वो ब्रिज से सीधा नीचे रिवर में फेंक देते हैं। उन बॉयज के जाने के बाद जो दूसरा लड़का था जो काफी ज्यादा जख्मी था, अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे आता है। ब्रिज के नीचे जैसे ही वो आकर देखता है कि उसके फ्रेंड को पेनीवाइज ने पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते पेनीवाइज अपने बड़े बड़े खतरनाक दांतों को बाहर निकालता है और उसके दोस्त को काट कर खा जाता है। यहाँ पर यह बात साबित हो जाता है कि 27 सालों बाद पेनीवाइज फिर से वापस आ चुका है और उसका लोगों को मारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है। अब क्योंकि 27 साल गुजर चुके थे तो वो भी काफी बड़ा हो चुका है। उस बॉय की डेथ की न्यूज को सुनकर माइक उसी रिवर के पास चला जाता है। वो वहाँ ब्रिज के पिलर पर देख पाता है कि कम होम 3 बार लिखा हुआ था, जिसे देखकर माइक फौरन समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। माइक लाइब्रेरी में आकर लूजर्स क्लब के बाकी मेंबर्स के इनकी डिटेल्स के साथ उनकी कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना शुरू कर देता है। सिर्फ माइक ही था जो डेरी टाउन में रह गया था, क्योंकि उसके बाकी के फ्रेंड्स अलग अलग जगहों पर सेटल्ड हो चुके थे। कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेने के बाद वो उन सभी को एक एक करके कॉल करता है। माइक सबसे पहले विल को कॉल लगाता है, जो कि अब वो एक बहुत पॉपुलर राइटर बन चुका था। पहले तो वो माइक को पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो पहचान जाता है। माइक उससे मिलने के लिए कहता है और वो फाइनली विल एग्री भी हो जाता है। इसके बाद माइक बेन को कॉल करता है, जो कि अब वो काफी रिचेस्ट पर्सन हो चुका था। यहाँ पर तो पहले वो भी माइक को नहीं पहचान पाता। इसके बाद माइक बेवर्ली को कॉल लगाता है और वो अब एक बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट मैन की वाइफ थी। यहाँ पर हम देखते हैं माइक की कॉल पर बात करते हुए देखकर उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। बदले में बेवर्ली अपने हस्बैंड को पंच मारकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सबसे लास्ट में माइक अपने आखिरी फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल से इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि वो बाथटब में अपनी वेन को काटकर सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करने वाले फ्रेंड का नाम स्टैनली था। वो सारे के सारे फ्रेंड्स डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और वो सभी एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्योंकि उनकी यादें डेरी टाउन में थी, तो एक दूसरे से मिलकर काफी भावुक हो जाते हैं। एक दूसरे से अपनी बचपन की बात को शेयर भी करते हैं। अब यहाँ पर माइक सभी लोगों को बताता है कि उसने उन्हें यहाँ पर किस मकसद के लिए बुलाया हुआ है। माइक बताता है कि आखिरकार 27 सालों बाद पेनीवाइज वापस दोबारा से आ चुका है और लोगों की मरने की खबरें आती जा रही हैं। ब्लड ओथ थी, इसीलिए वे सभी एक होकर उस पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और उसे जान से मार डालेंगे। इस बात को सुनने के बाद उसके सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कोई भी दोबारा से पेनीवाइज का मुकाबला करना नहीं चाहता था। फिर ये लोग एक एक करके अपने अपने फॉर्चून कुकीज को ओपन करते हैं और बहुत ही बहसबाजी के बाद फॉर्चून कुकीज यह सेंटेंस बनाता है कि गेस स्टैनली कोल्ड नॉट कट इट। इस मैसेज को पढ़कर वो लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है और उनके फ्रेंड स्टैनली के साथ कुछ हुआ है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि स्टैनली की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद वे सभी के सभी अब और ज्यादा डर जाते हैं और एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। तब यहाँ पर लास्ट में माइक विल को अपने साथ रुकने पर एग्री कर लेता है। माइक विल को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर रहता था और वो एक लाइब्रेरी थी। घर पर आने के बाद माइक विल को पानी में एक ड्रग मिलाकर पिला देता है,
है जिससे उसे विजन आने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद माइक उसे एक एंसेंट श्रामिक दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। माइक विल को बताता है कि 18वीं सदी में एक अमेरिकन ट्राइब ने रिचुअल परफॉर्म करके पेनीवाइज को इस एंसेंट श्रामिक में कैद किया था और वो ट्राइब से मिलकर आया था और साथ में उनका श्रामिक भी चुरा लाया था ताकि वो पेनीवाइज को इसमें कैद कर सके। विजन की वजह से विल वो सब कुछ देख लेता है जो माइक के साथ हुआ था और फाइनली वो तैयार भी हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में बेवर्ली बेन को बताती है कि उसने हमेशा अपने स्केरी ड्रीम्स में अपने फ्रेंड्स को बार बार मरते हुए देखती है। वो बताती है कि उसने यह भी पहले से देख रखा था कि उसका फ्रेंड स्टैनली सुसाइड करके ही मरेगा और यहाँ पर वे सभी सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो वो सभी फ्रेंड्स एक एक करके मरते रहेंगे जैसे बेवर्ली ने अपने सपनों में देख रखा है। और फाइनली ये सभी भी माइक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वहाँ पर माइक और विल भी आ जाते हैं और वे सभी फ्रेंड्स मिलकर अब पेनीवाइज को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और इस रिचुअल में उन सभी फ्रेंड्स को उसके पास्ट से कनेक्टेड चीजों को लाना होगा ताकि वो उन सभी जांचों को जलाकर पेनीवाइज को मार डाले और ये सब कुछ वो उस एंसेंट श्रामिक में ही करेंगे और वो सभी फ्रेंड्स अलग अलग होकर अपने पास्ट से कनेक्टेड चीजों को ढूंढने लग जाते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने उस घर में जाती है जहाँ पर वो बचपन में अपने फादर के साथ रहा करती थी। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो अब वो उसी घर में रह रही थी। बेवर्ली रूम के हॉल में उस लेटर को निकालती है जो बचपन में बेन ने उसे दे रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेवर्ली जब वहाँ से जाने लगती है तब वही बूढ़ी औरत एक भयानक सी दिखने वाली डिमन में बदल जाती है और बेवर्ली पर अटैक कर देती है। लेकिन सही समय रहते हुए बेवर्ली उस लेटर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर विल उसी सीवर के पास आकर रुकता है जहाँ पर बचपन में पेनीवाइज ने उसके छोटे भाई को उठाकर ले गया था। अपने अंदाज में विल उस सीवर के पास जाकर चिल्लाते हुए रोते हुए पेनीवाइज से पूछने लगता है कि आखिर इतने सारे बच्चों में से उसने सिर्फ उसके भाई को ही शिकार क्यों बनाया। कि तभी उसी सीवर में से रिप्लाई के तौर पर पेनीवाइज की आवाज आती है और वो कहता है कि उसे विल चाहिए था और जब उसे विल नहीं मिला तो वो उसके भाई को ही उठाकर चला गया। कि तभी हकीकत में विल का छोटा भाई उसी सीवर में से उसके हाथ में उसी कागज बोर्ड को लिए हुए नजर आता है जो बचपन में उसने उसे दिया हुआ था। विल उस सीवर में अपना हाथ डालकर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तब पेनीवाइज बहुत सारे हाथों की मदद से विल को सीवर के अंदर खींचने की कोशिश करता है। काफी मकसद के बाद विल उससे अपना हाथ को छुड़ाकर सीवर से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उसके भाई को उसके द्वारा बनाकर दी गई वही कागज का बोर्ड आ जाता है। इसी के जरिए उसे उसके पास्ट से जुड़ी हुई चीजें भी मिल जाती हैं जो कि वही कागज का बोर्ड था। इधर रिची को बचपन का कॉइन भी मिल जाता है और इसी तरह उनके सभी फ्रेंड्स को उसके पास से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ मिल जाता है और अब सभी लोग मिलकर उसी कुएं वाले यानी उसी पुरानी खंडर घर के पास जाते हैं। घर के अंदर जाते ही पेनीवाइज उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि पेनीवाइज बेन के पेट पर चाकू से काटते हुए होम एट लास्ट लिखता है कि तभी उनके सामने अचानक से उनके फ्रेंड स्टैनली की बचपन का हेड निकलकर बाहर आता है जिसमें स्पाइडर की तरह बहुत सारे पैर बाहर की तरफ निकलकर आते हैं और फौरन स्पाइडर हेड रिची पर अटैक कर देता है जिसे विल और बेन दोनों मिलकर बचाते हैं। फिर ये सभी लोग घर के अंदर उस कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि एक काफी बड़ी गुफा थी। उस केव के रास्ते से होता हुआ वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से पेनीवाइज पहली बार हमारी दुनिया में आया हुआ था। वहाँ पर आकर ये सभी देखते हैं कि वहाँ उस जगह पर काफी बड़ा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसके बिल्कुल बीच में माइक अपने साथ लाया हुआ एंसेंट श्रामिक को रख देता है। माइक उस एंसेंट श्रामिक में आग लगा देता है और सभी लोग अपने पास्ट से जुड़ी हुई चीजों को निकालकर उसमें डाल देते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं जिसमें वे सभी फ्रेंड्स एक ही लाइन को रिपीट करते रहते हैं। वो यह था, टर्न लाइट्स इनटू डार्क। रिचुअल करते समय 3 लाइट्स ऊपर की तरफ से नीचे श्रामिक में आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये तीनों डेड लाइट्स ही पेनीवाइज की असल फॉर्म थी। धीरे धीरे वो तीनों लाइट्स उस श्रामिक के अंदर आ जाते हैं जिसके बाद माइक इस श्रामिक को ढक देता है। लेकिन तभी वे सभी देखते हैं कि उसमें से एक रेड कलर का बैलून बाहर निकल कर आता है और वो बैलून बहुत ही बड़ा हो गया और कुछ समय के बाद फट जाता है और फिर वे देखते हैं कि उसमें से तो पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज उन सभी लोगों को टोल्ड करते हुए कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को माइक ने रिचुअल के बारे में नहीं बताया। पेनीवाइज उन्हें यह भी बताता है कि इस रिचुअल के मुताबिक जो भी लोग इस रिचुअल को कंप्लीट
कंप्लीट करेंगे वो फाइनली मारे जाएंगे। और इस बात को माइक ने अपने फ्रेंड्स से हाइड छुपा कर रखा था। उसकी इस बात को सुनकर सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा करने लगते हैं कि तभी देखते ही देखते पेनीवाइज एक बहुत ही बड़े स्पाइडर में तब्दील हो जाता है और वो उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उन सभी लोगों को अलग अलग करके विजन्स दिखाना शुरू कर देता है। विजन्स में वो उन लोगों को उन्हीं चीजों से डराता है जिससे वो बचपन में डरते थे। फिर पेनीवाइज रिची को अपने लाइट्स को दिखाकर उसे हवा में फ्लाई कर देता है और यहाँ पर एडी बड़ी हिम्मत करके एक सरिया उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंक देता है जो सीधा जाकर उसके मुंह में घुस जाता है, जिससे पेनीवाइज को चोट लगती है। वो जख्मी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। उसको तड़पता हुआ देखकर एडी को लगने लगता है कि शायद वो पेनीवाइज को मारने में कामयाब हो चुका है, लेकिन तभी पीछे से पेनीवाइज आकर अपने स्पाइडर वाले लेग से एडी पर स्टैप कर देता है और वे सभी के सभी फ्रेंड्स समझ चुके थे कि उनकी मौत उनके सामने है, वो अब नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज इस समय काफी पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में है, इसीलिए वो लोग उसे इस सिचुएशन में नहीं हरा सकते। उन लोगों को पेनीवाइज को किसी तरह करके उसे छोटे साइज में करना है, वरना बहुत ही बुरा होने वाला है। और ये लोग एक बार फिर से पेनीवाइज से बिना डरते हुए एक होकर उसका मुकाबला करते हैं और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। ये लोग उसका इतना ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं कि वो अपने साइज से भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। अब जैसे ही पेनीवाइज साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है, माइक उसके अंदर हाथ डालकर उसका हार्ट को बाहर निकाल लेता है और वो सभी लोग मिलकर उसके हार्ट को अपने हाथों से उसे क्रश कर देते हैं और अब फाइनली पेनीवाइज की डेथ हो जाती है। फिर वो लोग अब अपने फ्रेंड एडी के पास आते हैं जिसके अंदर पेनीवाइज ने अपने लेग से स्टैप किया था। वे सभी देखते हैं कि बेचारा उनका फ्रेंड एडी भी अलविदा कह चुका था, जिससे रिची के साथ उसके बाकी के फ्रेंड्स काफी अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे सभी फ्रेंड्स अपने बचपन को काफी मिस कर रहे थे। इसके बाद उन सभी दोस्तों को उनके फ्रेंड स्टैनली, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसका लेटर मिलता है जिसमें उसने मरने से पहले सबके लिए लिखा था। वो लिखता है कि माइक के कॉल आने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि वो पहले से जानता था कि वो कभी भी पेनीवाइज का मुकाबला नहीं कर सकता था और वहां आकर उनके लिए हेल्प करने की बजाय उनके लिए मुसीबत का रीजन बन जाएगा। और फाइनली उसने उस सुसाइड को अपने लिए ज्यादा बेटर समझा था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।